अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, इसे हम बदकिस्मती कह सकते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारी सिक्योरिटी के लिए महफूज नहीं। हमने अपने अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए 2021 में अमरीकी अफवाज के इनखला में उनकी मदद की और मुज़ाकरात में अहम किरदार भी अदा किया। अफगान तालिबान की उबूरी हुकूमत को जब दुनिया के किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, तब हमने ही उन्हें सबसे पहले तस्लीम किया। मगर अब हमें अफ़गान सरजमीन से ख़तरा है और आए रोज़ कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में होने वाली दहशत गर्द कार्रवाइयों के पीछे फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के जो ग्रुप्स सामने आते हैं, उनका खुरा अफ़गान सरजमीन पर ही निकलता है। हमारे बार बार तवज्जो दिलाने और दहशत गर्दी के सबूत फराहम करने के बावजूद अफ़गान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज की दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में होने वाला खुदकुश हमला हो या फिर पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला हो, हमला आवर अफ़गानिस्तान से ही आता है। हमारी फोर्सेस जानों का नजराना पेश करके दहशत गर्दी का मुकाबला कर रही है, मगर लाखों जानें कुर्बान करके भी हम दहशत गर्दी के नासूर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर पाए। लिहाजा अब वक्त है कि हमें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हार्ड लाइन लेना और पॉलिसी बदलना होगी ताकि हमारे मुल्क में कायम हो सके। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए क्या हंगामी इक़दाम करना होंगे, इस पर बात करेंगे। पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। इनके साथ साथ दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके। दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आज हमने देखा कि DG ISPR साहब ने भी बहुत डिटेल में ब्रीफ किया, बताया। उससे पहले एक चीज़ प्रोपोगेट की जा रही थी, जो रात के पहर, गुज़श्ता रात के पहर, चाहे वो पख्तिया हो, खोस्त हो या फिर कुनर हो, वहाँ पर जो भी हमले हुए हैं उसका सारा मलबा अफ़गान उबूरी हुकूमत के तर्जुमान ने पाकिस्तान पर डाल दिया है। पाकिस्तान ने अलबत्ता DG ISPR ने कहा कि अगर हमने किया होता तो वी वुड हैव एक्सेप्टेड इट, लेकिन हमारा ये काम नहीं है। बल्कि दूसरी कंट्रोवर्सी निकल रही है, शायद उनके 80 इख्तलाफात हैं ग्रुप्स के, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। आप क्या समझते हैं कि अफ़गान जो उबूरी हुकूमत है वो इस क्रूशल टाइम पर, कि जब दहशत गर्दी के ऊपर रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, UN भी बता रहा है, EU भी बता रहा है और उनके अपने जरीदे ने पूरी रिपोर्ट शाया कर दी है, छाप दी है कि कहाँ कहाँ अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी के लिए सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वाई नाउ? जी हाँ, देखें कि अभी तो विद इन अफगान तालिबान रजीम में फ्रैक्चर्स हैं, ग्रुप्स, स्प्लिंटर्स ग्रुप्स आ गए हैं, तो वो एक तरफ है। लेकिन जो इन्होंने ये जो ड्रामा किया, देखा अभी तो इंडिया की एंट्री हुई है, तो इंडिया बेसिकली कंट्रोल कर रहा है मीडिया को भी, इनके थिंक टैंक्स को भी, या नैरेटिव्स को, स्टोरीज को वो पुश कर रहे हैं। जो जितने सारे अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया में अकाउंट्स हैं, इवन देखिए सारे अकाउंट्स जो है इंडिया में हैं, और वो सरनेम इस्तेमाल कर रहे हैं पश्तूनों के, ताकि इंप्रेशन दिया जाए कि ये अफगान है। तो मेजॉरिटी अकाउंट्स अफगानिस्तान में तो है, लेकिन मेजॉरिटी जो है देयर इन इंडिया है। तो देखें कि उसमें अभी एक 5th जनरेशन वारफेयर है, और जिसमें देखें कि इसमें ये डिसइंफॉर्मेशन है और इसमें फेक न्यूज़ भी आ रही है, और फिर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, और वो तस्वीरें उन्होंने वो शेयर की हैं जो अभी ज़िलज़िले में जिनकी कैजुअलिटी इशू हुई थी। सो देखें कि एक तरफ से ये इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से झूठ बोलते हैं। और देखें अब तो इनके जो हैंडलर आ गए, इंडिया आ गया, तो वो तो देखें इंडिया जो है, चाणक्य कुतलिया द फिलॉसफर जो 2300 साल पहले का था, जिसने अर्थशास्त्र किताब लिखी, जो इनके फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की एक बाइबल है, उसका कंसेप्ट ये था कि आपकी साइबर वारफेयर करें, इन्फिल्ट्रेट योर एजेंट्स, एस्टेब्लिश रिलेशन विद योर एनिमी, और इसके बाद उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, तो एक वो भी स्टफ है। फिर इंडिया ये भी सोचता है, जोसेफ गॉबल्स की जो फिलॉसफी है, इफ यू टेल अ लाई बिग एनफ, कीप रिपीटिंग इट, इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। सो वो सिखलाई है इनके लिए। तो अफगानिस्तान में भी ये चीजें चल रही हैं। DG ISPR हैज मेड इट क्लियर कि हम अगर करते स्ट्राइक, तो हम तो डंके की चोट पे करते, सब करते, ट्रांसपेरेंट करते, जिस तरह हम इन केस ऑफ इंडिया हमने किया। हमने कहा हम करेंगे तो दुनिया को पता चलेगा, अकॉर्डिंगली हुआ। सो देखें कि ये जो सारा कुछ है, अभी जिस तरह आपने बात की है कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मान गई है, डेनमार्क के डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव पे कह गई है कि साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, TTP इज अ थ्रेट।
और यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने भी कंफर्म किया है। यूनाइटेड नेशन एनालिटिक्स स्पोर्ट के एनुअल रिपोर्ट में कंफर्मेशन है कि टेरर जो आउट ऑर्गेनाइजेशंस इनसाइड अफगानिस्तान है, सो उसमें यूनाइटेड नेशन के कंसेंसस है दी टीटीपी जो है the largest terror organization inside Afghanistan. So Afghanistan is hosting and exporting terrorism. तो मेरा ख्याल में दुनिया को पता चल गया। The only thing is कि पाकिस्तान उसको फेस कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑनेस्टली वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही है जो उसको होना चाहिए। अगर लेट होगा तो ये क्योंकि इंटरनेशनली ज़ाहिर है कि यू वेरी राइट अबाउट इट खालिद चिश्ती साहब, क्योंकि इंटरनेशनली आवाज़ तो उठती है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हमारे सामने है। मैंने अभी अफगान इंटरनेशनल रिपोर्ट का हवाला दिया, वो खुद बता रहे हैं कि किस किस्म के ग्रुप्स वहाँ पर कितने कितने काम कर रहे हैं। वी ऑल नो कि दे आर स्कैटर्ड एंड देर ऑल ओवर अफगानिस्तान। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या स्ट्रेटजी चेंज करनी है कि दुनिया भी इस तरफ आए और कोई बातचीत की तरफ राह हमवार हो। जी बहुत शुक्रिया फरवर, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो मीडिया कैंपेन कह लें या मिस इन्फॉर्मेशन की है, वो जाहिर है बैक्ड बाय इंडिया है और हमें अब कुछ सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आईटी में उनका बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ऑलमोस्ट 56% ऑफ ग्लोबल जो आईटी आउटसोर्सिंग होती है वो हिंदुस्तान को होती है। बिलियंस, ऑलमोस्ट को 280 बिलियन शायद वो साल का कमाते हैं आईटी सेक्टर से। तो उनको जाहिर है ये सॉफ्टवेयर, ये इमेजिंग है, एआई है, ये बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताते चलूं कि पिछली दफ़ा जो कोई महीना एक पहले इन्होंने एक कुछ रिलीज़ किया था कि हमने शायद कोई ख़वातीन को टारगेट किया है और कोई क्रिकेटर मार दिया। तो मैंने फौरी तौर पर लीडरशिप पाकिस्तान से रब्ता किया था और मेरी टॉप लीडरशिप से इन्फॉर्मेशन हुई थी कि देखिए, अगर एक पहाड़ की चोटी जहाँ 5000 फुट हो, नुकीले पहाड़ हो, टॉप पर इन्होंने चौकी बनाई हो, वहाँ एक मर्द ना चढ़ सके तो वो औरतें वहाँ पे कैसे चढ़ जाएंगी। और क्रिकेट वहाँ से इन पहाड़ों की चोटी पर जहाँ पे आप 10 बंदे खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे क्रिकेट कैसे आप खेल सकते हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। सिर्फ मैंने रीवेरीफाई किया था, कोलैटरल कोई डैमेज नहीं था, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक मिसपरसेप्शन या नैरेटिव दुनिया को ये बिल्ड किया जाए कि एक क्रिकेट बड़ी सॉफ्ट है। आपने नोट किया, कॉमनवेल्थ की सारी मुल्कों में अंडरस्टैंड की जाती है, फॉरेन लोग सिंपैथेटिक हो जाएंगे। और औरतों को मारने के लिए जो खुद वो मारते हैं, इलाज नहीं करवाते, औरतों को स्कूल नहीं जाने देते, उस पर कोई नहीं होता। और सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए कि जी औरतों पर हमले हो गए। अगर इंडिया जाते हैं मुत्तकी साहब तो हिंदुस्तान पूरा और यही प्रोपेगेंडे को आज डीजी आईएसपीआर साहब ने भी एड्रेस किया है कि हम अवाम के खिलाफ नहीं है अफगान। वो जो एक वहाँ पर पोर्ट्रे किया जा रहा है कि पता नहीं पाकिस्तानी अफगानियों से नफरत करते हैं या कोई इस तरह का सिलसिला है, ये भी उन्होंने एक नई चीज़ ऐड की है। तो उन्होंने ही क्लियर दैट कि ऐसी कोई बात नहीं है, वी जस्ट अगेंस्ट द माइंडसेट ऑफ टेररिज्म। देखिए फरवा, मैं तो खुद अपनी इमोशनल कनेक्शन इन लोगों से बताता रहा हूँ कि जब मैं एज ए यंग ऑफिसर, जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, पेशावर हुई थी। अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन का कब्जा था। यही जो महाजरीन थे पाकिस्तान में टेंटों में रह रहे थे। सोवियत उस वक्त सुपर पावर था, समझे आज का एक और अमेरिका। वो अपने फाइटर जहाजों से आकर इन कैंपों पर हमलावर होते थे। पेशावर से हमें मेन हमारा जो एक टास्क था वो ये था कि इन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करना, यानी अगेंस्ट एयर स्ट्राइक्स फ्रॉम अ सुपर पावर। तो हम तो इनकी ये प्रोटेक्शन देते रहे हैं, हम अपनी जमीन देते रहे हैं, तो अब हम इनको क्यों टारगेट करना चाहेंगे। तो हम तो एक जस्टिफाइड हैं, हमारी बहुत बड़ी फरमाइश नहीं है। उनके मुल्ला मुत्तकी ने हिंदुस्तान में जाकर कहा कि जी अगर हाल देखना है तो ब्रिटिश का और रशिया का और अमेरिका का पाकिस्तान देख ले। तो मैं उस वक्त से अर्ज कर रहा हूं कि जनाब उन लोगों ने आपकी जमीन पर कब्जा किया था, उन्होंने आपसे हकूक छीने थे। मुल्ला फॉरगॉट टू मेंशन पाकिस्तान सपोर्ट इन ऑल दीज थिंग्स, जो अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं से हम लोग बचाते रहे हैं। इवन 2021 में देखिए, फरवा मुल्ला खुद 9 साल की उम्र में पाकिस्तान आया था। मुल्ला मुत्तकी की बात कर रहा हूं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो 9 साल से बिल्कुल जी 1996 में जब इनकी हुकूमत आई है पहली तालिबान की, तो वो यहीं से जाकर इंफॉर्मेशन के कल्चर के मिनिस्टर बन गए थे। वो कल्चर का क्या हाल किया उन्होंने वो तो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि जब तक आप जवान हुए जिस मुल्क में, जिसने आपको जमीन दी, आप उनको कहते हैं। जिन्होंने आपसे छीनी उनसे हमारा मुकाबला कर रहे हैं। हमने तो आपको जमीन दी थी, हम तो आपको प्रोटेक्शन देते रहे, हम तो आपको स्कूल, कारोबार, हॉस्पिटल सब कुछ तो हवाले किया है, शनाख्ती कार्ड तक मिल गए ऑलमोस्ट बहुत सारी पॉपुलेशन को। लेकिन आई थिंक ये जी मतलब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और इस पे एक सवाल जो मेरा आप दोनों से ही है, ब्रिगेडियर साहब, अब हम एक अरसे तक अपनी भी कुछ गलतियों और खामियों को मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन हर जगह नहीं होती है। तो आप समझते हैं कि अब इस माइंडसेट से तो कम से कम बाहर आ गए हैं, गुड और बैड वाले, और अगर हम आ गए हैं तो फिर क्या आपको नज़र आ रहा है आगे क्या होना चाहिए?
जी हाँ, बिल्कुल देखें इसमें अभी जो पीछे हो चुका है उसको तो अभी रिवर्स नहीं कर सकते हैं। द ओनली थिंग अभी हम सिस्टम को करेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारा सिस्टम है दैट्स वाई देखिए अफगानिस्तान की पॉलिसी जो हमारी बड़ी क्लियर कट है इसमें, और जो सिस्टम इन प्लेस अभी हो चुका है, जो हम जो बॉर्डर्स को हमने अभी क्लोज कर दिया उसके भी अभी इम्प्लीकेशंस हम देख रहे हैं। वन डॉक्यूमेंट रजीम का कंसेप्ट लेके आए हैं तो उससे भी बेहतरी के आसार है। वी आर डिपोर्टिंग इलीगल अफगान नेशनल्स हैं, बहुत सारे मार्च से। आई हैव बीन कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज बलूचिस्तान फॉर 6 इयर्स। सो बहुत हजारों लोग ऐसे हैं वो मर्ज हो गए विद द लोकल पॉपुलेशन, और कुछ अबाउट 1 लाख से ऊपर वही बलूचिस्तान में जिनके पास पाकिस्तानी CNICs हैं। तो वो भी मसले मसाइल हैं। तो पाकिस्तान ने अब चीजों में सख्ती की है, तो देयरफॉर देखें हमने कहा स्टेटस को की बात नहीं होगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, कोई अपॉलॉजीज नहीं होंगे। स्ट्रिक्ट हमने एक डिसीजन लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नुकसान पाकिस्तान का नहीं है। इवन जिस बॉर्डर का जो ट्रेड की बातचीत हो रही है, नुकसान अफगानिस्तान का है। The only thing अफगानिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान, क्योंकि 90% ट्रेड गोज थ्रू पाकिस्तान। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बात कर रहा हूँ। शॉर्टेस्ट रूट्स हम दे रहे हैं। अगर अभी वो जाते हैं, अगर वो चाहते हैं तुर्कमेनिस्तान भी जाएं, वो भी अगर इंडिया से आता है, इंडिया से वो गुजरात में आएंगे, गुजरात से अरेबियन सी, हमारे EEC से दूर निकल के चाबहार से फिर आगे हिरात में दाखिल होंगे, तो बहुत सारा कुछ है। सो अफगानिस्तान को रियलाइज होगा आफ्टर सम टाइम, और बड़ा सही बात है देखें कि दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ ऑन द अदर अफगान हैंड पीपल। पाकिस्तान से ट्रेड खत्म करने के लिए 3 महीने दे रहे हैं अपने ताजरों को। वो एक अलग स्टोरी है कि देखिए वो चीख रहे हैं। हमारे लिए तो ब्लेसिंग एंड डिसगाइज है। ये तो हम चाहे इस अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग होती थी। तो देखें 90% कंटेनर तो पाकिस्तान में खुलते थे, कुछ जो निकल जाते थे वो वापस खुल के वापस पाकिस्तान आते थे। $3 बिलियन का नुकसान एनुअली टू पाकिस्तान, 3 से 4 खरब का नुकसान होता था। वो चीजें अभी नहीं होंगी। फिर देखें आपके टेररिस्ट भी आ रहे थे, टेररिज्म भी आ रही थी, आपके ड्रग्स भी आ रहे थे, इलीगल वेपन्स भी आ रहे थे, वो चीजें कम हो गई हैं। 50,000 अफगान जो डिपेंडेंट थे इस बॉर्डर ट्रेड पे, जो अलॉन्ग द बॉर्डर्स थे, उनको नुकसान हुआ, वो बेरोजगार हो गए हैं। 2 लाख लोगों को दे वर डिपेंडेंट ऑन स्मगलिंग, वो फारिग हो गए हैं। सो अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन हाई हो चुकी है। सिंस इनको फिक्र नहीं है पब्लिक की, तो वहां पे पब्लिक में रिजेंटमेंट है। क्योंकि देखें कि जो बॉर्डर पे जो स्पेशली तोरखाम चमन में, वहां तो बड़ी ट्रेड एक्टिविटी होती थी। अफगानिस्तान तो हमें क्या दे रहा था, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा जा रही थी वहां पे। हमारे पिछले 6 महीने में ओवर $400 और मिलियन हमारे यहाँ पे तो ये मुद्दा बहुत दफा उठा भी है कि जो बेसिक कमोडिटीज हैं, आटा चीनी है, कितनी ही बार स्मगल होकर अफगानिस्तान जाती रही हैं, फिर उस पर कमीशन में रिपोर्ट पेश होती रही हैं। वी ऑल नो द स्टोरी। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि हमें ज़रा कि वो कहते हैं कि थप्पड़ जब तक पड़े ना उसका डर ज़्यादा रहता है। थप्पड़ पड़ने के बाद शायद चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। 50-50 होता है। खालिद चिश्ती साहब, ये जो हम अभी नक्शा देखें, क्योंकि हम ईरान के साथ भी एक बड़े अच्छे फ्रैंक लेवल पहुंच गए हैं, और फिर हमने ये भी देखा है कि ईरान भी हमारे साथ बातचीत करने में और चीज़ों को सेटल डाउन करने में दिखाई देता है इंटरेस्टेड। ऑन दी अदर हैंड, अगर अफगानिस्तान को डराने की बात करें, क्यों डर की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान किस लेंथ तक लेके जा सकता है सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात? जैसे तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर लगता है, ताजिकिस्तान लगता है, उज़्बेकिस्तान लगता है। तो आप समझते हैं कि जो पॉलिसी हमने इंडिया के साथ अपनाई है, बाय शेकिंग हैंड्स विद बांग्लादेश एंड प्लस ऊपर चाइना भी बैठा हुआ है, डर तो है उनको, तो क्या ये पॉलिसी यहाँ इम्प्लीमेंट की जा सकती? देखिए फरवा, मेरा मानना यह है कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी और ख़ास तौर पर इस तरह की वॉरफेयर के अंदर जो आपकी पावर टू हर्ट होती है, वो ही पावर टू बार्गेन होती है। दैट मीन्स हमने पावर टू हर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़्यादा है। यानी आप कह रहे हैं कि डराने वाला वक्त गुजर गया? नहीं, मैं अभी नहीं कह रहा। मैं क्योंकि इसको मैं चॉइस नहीं गिन रहा, मैं इसको प्रेफर्ड ऑप्शन अभी भी नहीं कहूंगा। मिलिट्री ऑप्शन को रिलक्टेंस के साथ जरूर कहूंगा और एज एन ऑब्लिगेशन जरूर कहूंगा। लेकिन अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर या स्ट्रैटेजी अगर मुझसे पूछा जाए तो हमें 2 फ्रंट लड़ना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं लड़ना चाहूंगा, लेकिन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और मैं कह रहा था कि जो पोजीशन ऑफ बार्गेन होती है ना, आपकी जो मिलिट्री माइट होती है, जिससे आप पनिश कर सकते हैं, आपको दूसरे को डैमेज कर सकते हैं, वही आपको बार्गेनिंग पावर देती है। नॉर्मली आपने नोट किया, जब 2 मुल्कों के दरमियान जंग होती है, जो शिकस्त देता है मुल्क, उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है। और क्यों होती है? क्योंकि उसने एक प्राइस उसके देन में एक प्रोहिबिटिव इंपोज कर दी होती है
जो डिफीटेड कंट्री होती है या साइड होती है, ये उसका यहाँ हमने अपनी पावर टू बार्गेन नहीं इस्तेमाल की, मैं ये कह रहा हूँ। हमने बड़ा रिस्ट्रेन किया इसलिए कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, ट्रेडिशनली हम भाई रहे हैं। हमने अफगान लोगों को ये मैसेज देना था कि हम आपके खिलाफ So नहीं many हैं। factors. अगर आपकी जिंदगी में कोई कमियां आ रही हैं, आप पर कोई प्रेशर है, आपकी खुराक कम हो रही है, तो हमने नहीं रोकी। ये आपके पॉलिसी जो बनाने वाले हैं उनका कसूर है। लेकिन ये सारे को अगर बिग पिक्चर देखें तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे हिंदुस्तान ने बहुत अरसा 16 साल ऑलमोस्ट हसीना वाजिद के जमाने में बांग्लादेश को ऑलमोस्ट अपनी एक स्टेट बनाया हुआ था। ये एक न्यूट्रल मुल्क होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ट्रेड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो इसका मतलब मेरे दुश्मन हो। बट इसमें एक बारीक पॉइंट ये भी है चिश्ती साहब के वी हैव सीन कि चाइना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज गेटिंग इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान आल्सो, क्योंकि वो बगराम वाला जब सीन हुआ, इशू हुआ, एंड वी ऑल नो द स्टोरी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। सिंस वी आर आयरन क्लैड ब्रदर्स, तो क्या इस तरफ से आप समझते हैं कि कोई पॉजिटिव उम्मीद हो सकती है? और फिर जब अगर चाइना इंटरेस्ट लेकर इन्वेस्टमेंट की तरफ आता है अफगानिस्तान के साथ, तो हमारे और उनके रिलेशनशिप में कोई फ़र्क पड़ेगा विद चाइनीज़? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि वैल्यू ऐड होगी हमारे कन्विक्शन को। कि उसकी वजह ये है कि देखिए हिंदुस्तान की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जितने इंसेंटिव अशरफ गनी के ज़माने में और पुरानी हुकूमतों के ज़माने में, करज़ई के ज़माने में हिंदुस्तान ने दी थी, वो उन्होंने बड़ी हंस के ली थी कि उनको वो अपना डेवलपमेंट चाहते थे, स्कूल है, बिजली घर बनाते थे, ये हाईवेज बनाते थे जाकर। वो क्या बनाते थे? सिर्फ एक ही उनका मोटिव था कि द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। तो इस फॉर्मूले पे हिंदुस्तान चलता था। चाइना जो है वो पहले ही, हमें नोट करना चाहिए कि पहले ही नॉर्थ की तरफ एक ट्रेन के रास्ते की ऑप्शन दे चुका है। चाइना पहले ही ऑप्शन दे चुका है कि मैं सीज पैक में इन्वॉल्व करते हैं अफगानिस्तान को। तो चाइना एक मुल्क है जो इंडिया का लिए बैलेंसिंग फैक्टर बन सकता है। हम नहीं बन सकते, ना हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, ना हम उस तरह मिलिटरीली स्ट्रांग है, ना उस तरह हमारा डिप्लोमेटिक वाला वो कंपैरिजन है जितना हम चाहेंगे कि हो हिंदुस्तान के मुकाबले में। तो चाइना एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करेगा हमें, बल्कि मैं तो ये कहता हूं हमेशा कि सऊदी अरब को भी करना चाहिए। उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, कतर का भी रहा है, तुर्की का भी रहा है, लेकिन हमें अब सऊदी अरब को भी, चाइना को भी। उसमें दो फैक्टर होंगे। एक तो जो बार्गेनिंग चिप है, जो पोजीशन टू बार्गेन एंड नेगोशिएशन हमारी बेहतर होगी, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा कि हम मॉरल हाई ग्राउंड पर हैं, कि हम इतने लोगों को डाल रहे हैं अमन के लिए सिर्फ। ठीक, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ब्रिगेडियर साहब से मैं सवाल करूंगी। वेलकम बैक नाजरीन। जब हमारा और भारत का मई में आमना सामना हुआ तो हमने देखा कि बड़ी ही अनसीन सी एक सपोर्ट जो है वो चाइना से हमें मिली है थ्रू आउट, और हमने उसको अप्रिशिएट भी किया, बल्कि हमने बताया भी है। उसके बाद दुनिया में जो एक वकार हमारा बुलंद हुआ, उसके साथ जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनका भी वकार बुलंद हुआ। बाय द वे, ये चाइना ने ज़ाहिर है कि इसको भी समझा है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से टैकल किया। बट इस लड़ाई के अंदर हमने देखा कि बहुत ही क्लियर स्टांस नहीं था। इस तरह के किसी की बात की जाती है और किसी की ना की जाती। बट ऑन दी अदर हैंड एक बड़ा अनसीन किस्म का सपोर्ट रहा है हमें चाइना से हमेशा से। बट इस मामले में क्या सपोर्ट रहेगा, ये एक बड़ा क्रूशल मरहला होता है, क्योंकि जब आपका दोस्त आपके दुश्मन के साथ कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आप भी शायद कहीं ना कहीं कह सकते हैं, कहलवा सकते हैं कि आप भी इनको समझाएं। तो ब्रिगेडियर साहब, आप चाइना का कोई रोल देख रहे हैं इसमें? सर्टेनली यकीनन चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। और चाइना देखें ना, सी पैक के लिए भी चाइना समझते हैं जो थ्रेट डेवलप हो रहा है वो दैट इज फ्रॉम अफगानिस्तान। तो फितरल हिंदुस्तान तो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, इसमें है कंधार में बैठे हुए हैं, इधर ऊपर काबुल में बैठे हुए हैं, और वो वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। दे आर बेसिकली टारगेटिंग चाइनीज, सी पैक को टारगेट कर रहे हैं। कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट है। तो जब वो कर रहे हैं, फिर ऊपर से देखें, दैट इज वन थिंग। सेकंड, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट इज ऑपरेटिंग इनसाइड फ्रॉम इनसाइड अफगानिस्तान। तो वो थ्रेट कर रहा है शिंजियांग प्रोविंस को। द ओनली थिंग अफगान तालिबान रजीम ने ये किया कि उनको ऊपर से जो बदख्शां में थे, कुनर में थे, उनको रिलोकेट किया है टुवर्ड्स गजनी वाली साइड में या हिरात वाली साइड में, बट दे आर स्टिल इनसाइड अफगानिस्तान। तो वो एक थ्रेट है। फिर देखें, वो भी चाहते थे सेंट्रल, चाइनीज चाहते हैं सेंट्रल एशिया का एक्सेस अफगानिस्तान के अंदर से भी हो, आल्दो चाइना के ऊपर से है इनका। तो वो दैट इज वो ऑप्शन है। तो इनके देखें स्टेक्स बहुत हाई है, और सेंसिटिविटी के साथ इन्होंने, अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले चाइना में जब गए थे, वहां में मुत्तकी साहब भी थे, डार साहब भी थे, चाइनीज वांग ई भी थे, तो वहां पे उन्होंने एक जेस्चर तो शो किया था कि दे विल बी पार्ट ऑफ दिस सी पैक। लेकिन अब इंडिया भी दरमियान में आया है, तो वो कोशिश करेगा जिस तरीके से वहां से पिंगे बढ़ा रहा है, या जिस तरह ट्रेड की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है,
लेकिन अल्टीमेटली देखिए लूजर जो भी होगा इसमें अफगानिस्तान होगा। चाइनीज तो सिंसेरिटी के साथ इसको पे कोशिश तो उन्होंने की थी, लेकिन इसमें से अभी तक बात नहीं हुई, बट स्टिल चाइनीज कैन प्रिवेल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट कंट्री है नॉट ओनली इन साउथ एशिया, इंडियन ओशन रीजन में, दुनिया में है। तो वो रशिया को भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, रशिया का भी कंसर्न है। सो चाइनीज कैन प्रिवेल अगर वो अगर कंटिन्यू करे। सिमिलरली सऊदीज कैन आल्सो कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एग्जैक्टली एंड वी हैव सीन कतर, वी हैव सीन टर्क्स कि उन्होंने भी ये कोशिश की है, बट जब पानी बहुत सर से ऊपर चढ़ जाता है चिश्ती साहब, तो फिर एक हल होता है कि आप भी उसका वैसे ही जवाब दें जैसे किया जा रहा है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान का रिवाइवल और एक कोई बड़ा ऑपरेशन, या फिर जिस तरीके से हम चल रहे हैं टारगेटेड ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड, वही ठीक है? देखिए, हमारी जो इस वक्त पोजीशन है, बाय चॉइस हमें ऑल आउट ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, सिलेक्टिव ही होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए, पिन पॉइंट होना चाहिए और वेल मेजर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, ना हम उस तरह मिलिटरीली, ना हमारे फोर्स गोल्स होते हैं कि हम टू फ्रंट लड़ेंगे, ना हमारी मिलिट्री के कोई डिजाइन है, ना हमारी वॉर गेम्स उस तरह होती हैं, ना हमारे वॉर प्लान्स हैं कोई इस तरह के हम उस तरह कोई कब्जा करने जा रहे हैं। हमने एक पनिशमेंट देनी है, जैसे मैंने कहा कि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट हमने उन पर इम्पोज करनी है, जो कि करनी चाहिए और नीड बेस पर करनी चाहिए। ज़ाहिर एक्सेसिव यूज जो है वो हमारा उसका स्पिल ओवर होगा, ये इतना आसान नहीं होता। आपने देखा टेररिज्म फिर वापस आना शुरू हो गया, क्योंकि एक चीज हम नोट करें कि ये जो स्पिल ओवर होता है ये नहीं होता कि अफगानिस्तान से कोई भेजा जाता है, उनके स्लीपिंग सेल्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमारे नेबरहुड में ही होते हैं लोग जिन्होंने बड़े अरसे से इन्वेस्टमेंट की होती है और ऐसे वक्त के लिए वो इन्वेस्टमेंट की होती है। तो हमें ये याद रखना चाहिए, अगर हम मिसअंडरस्टैंड कोई लोग कर रहे हैं या कोई सेगमेंट कर रहा है ये कि अगर हम बड़ा बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा, हम सिक्योर हो जाएंगे तो हम आने नहीं देंगे किसी को, ऐसा नहीं होता। उन्होंने हजारों लोग शायद पहले से एंटर किए होंगे, उनको वो फंड करते हैं और उनको तभी तो अफगान रहनुमा ये कहते हैं कि 4000 खुदकुश बम्बार हम पाकिस्तान भेजेंगे। कुछ तो जाहिर है कि उन्होंने प्लान किया ही होगा इस चीज से हवाले से, उनको पता होगा कि हम ही काम कुछ ना करें तो कुछ थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। नहीं फरमा, हम फ्रेश कर लेते हैं अपनी मेमोरी को। कुलभूषण यादव कहाँ से मिला था हमें, किसके पासपोर्ट के यहाँ फिर रहा था, क्या रोल था उसका? ये वही स्लीपिंग सेल्स को ट्रिगर करते हैं, ये उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, उनको टारगेटिंग बताते हैं, लेकिन उनको नीड बेस पर जगाते हैं कि अब आप सोए रहे, हम आपको जगाएंगे, आपने फलां काम करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और मैं सॉरी इसमें ऐड कर लूँ कि रिसेंटली जो FC वाला मामला हुआ, FC हेडक्वार्टर्स पेशावर वाला या इस्लामाबाद वाला, दे बोथ वर अफगान्स। तो प्लीज कंटिन्यू just to keep that in mind। जी मैं ये कर रहा हूँ। देखिए, हमने तो उनको महाजरीन समझकर पिछले 45 सालों में बना दी थी, उनका ख्याल किया, अपने कारोबार हैंड ओवर किए, स्कूलिंग की, मेडिकल उनको एक्सटेंड की, सर्विसेज की। आप नोट करें उनका कितना कंट्रीब्यूशन कह लें या उनका शेयर कह लें, जिस तरह भी कह लें, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा छाए हुए हैं वो, लेकिन हमने क्योंकि ब्रदरहुड में किया था। और आज भी मैं आपके सवाल के आखिर में जरूर ऐड करना चाहूंगा, और DGISPR ने भी ये किया है कि हमारी दुश्मनी अफगान लोगों से नहीं है। ये वो चंद पावर हब्स हैं जो कंट्रोल में जाहिर हैं, जिनके ऊपर डोमिनेंस है, जो पावर के फुट सोल्जर उनके पास है या वेपन्स उनके पास है, वो कंट्रोल करते हैं। और ये सारे के सारे अफगान ग्रुप बेसिकली हैं ही पावर हब। इसीलिए आपने नोट किया वो एक दूसरे को एक हद से ज्यादा क्या, एक बेसिक हद तक भी एक दूसरे को प्रेशर नहीं डालते, क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी एलिमिनेशन का मतलब है अपनी किसी भी जंग का जो इख्तिताम है, अलाउ मी टू से, वो किसी भी जंग का जितनी मर्जी लंबी जंग चली हो, उसका इख्तिताम मुज़ाकरात पे और बातचीत पे ही होता है। तो देर हो जाए जल्दी हो जाए वो होना चाहिए, बट क्योंकि आखिरी मिनट्स चल रहे हैं तो मैं चाहूँगी दोनों इस पे पार्टिसिपेट कर ले। ब्रिगेड साहब, मुज़ाकरात चले, नाकाम हुए, दोबारा हुए, नाकाम हो गए, अब कोई चांसेस आप समझते हैं कि दोबारा हो सकते हैं? बिल्कुल, देखें, डिप्लोमेसी तो कभी बंद नहीं की, डिप्लोमेसी ऑप्शन तो अभी भी ओपन है। जिस तरीके से अभी तुर्किया का वफद ने एक डेलीगेशन ने आना है, और इवन आज ईरानीज की ऑफर भी है, लारजानी साहब पाकिस्तान आए हुए हैं, तो इसमें यकीनन बातचीत होगी। तो जी हाँ, तो पाकिस्तान यकीनन डिप्लोमेसी को जरूर चांस देगा। अफगान तालिबान रजीम से बातचीत के लिए पाकिस्तान इज रेडी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि बातचीत हो सकती है, बट फिर मैं सवाल करूंगी चिश्ती साहब, आप इसको एड्रेस कर दीजिएगा कि जो पहले नहीं माने, दूसरे दौर में नहीं माने, वो तीसरे दौर में कैसे मानेंगे? देखिए, आपको दो वजह से बातचीत करनी चाहिए। एक तो होता है कि होप एंड पॉजिटिविटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज मज़ाकरात सस्पेंड होने का मतलब है कि जो एस्केलेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। और दूसरी आपको वजह ये होती है कि आपने मॉरल सेंडेंसी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में रखनी होती है। आपको बताना होता है, जैसे हमने
पहलगाम के वक्त किया था कि जब हिंदुस्तान ने ये ड्रामा किया तो हमने कई दफा कहा और हर प्लेटफॉर्म पे कहा कि हम इंक्वायरी करा लेते हैं, हम आपका ठीक। साथ देते हैं, हम कंडेम करते हैं, लेकिन नहीं मानी। दुनिया ने किसकी मानी फिर? वो हमारी मानी। वो इसी वजह से मानी कि हम एक मॉरल प्लेटफॉर्म हमारा हाई था, हम तैयार थे नेगोशिएशन के लिए, हम बातचीत के लिए तैयार थे, हम सबूत मांगते रहे। तो ये आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन लोगों के ज़हन में देखिए अपना नैरेटिव पॉजिटिवली और अपना एक इमेज बिल्डिंग एक ऑब्लिगेटरी होता है और आपको करते रहना चाहिए, लोगों को ये बताते रहना चाहिए कि हम पीसफुल रहना चाहते हैं। वॉर इज नॉट द ऑप्शन फॉर एनीबॉडी। और मैंने Exactly. आखिर में पहले भी कहा था जी जी कि पहले अगर हम हर्ट करने की कैपेसिटी होने के बावजूद जब आप करते हैं तो आपको ज्यादा इज्जत मिलती है। एग्जैक्टली मैं तो 1 मिनट और एक्स्ट्रा लेना चाहती हूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ कर लें। ब्रिगेड साहब, लास्टली मुझे बताइएगा कि एक होती है साइकोलॉजिकल वॉर, और साइकोलॉजिकल वॉर जो है वो हमने देखी है कि पाक भारत जंग में भी लड़ी गई है, जहाँ पर ऑन ग्राउंड्स मौजूद थे लोग, वहाँ पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है। तो क्या अफगानिस्तान हमसे कुछ बदले में चाह रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड मुल्क हो गया है कि वहाँ पर वो खुद बताते हैं कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी ये भी नहीं है कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं हम उसको भी पॉइंट आउट कर सकें। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर देम टू टैकल पाकिस्तान इफ़ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू डू एनीथिंग। तो आप समझते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट या आलमी सतह पर कोई ऐसी काविश जो अफगानिस्तान का पूरा रुख जो है उनकी हुकूमत का या उनके ग्रुप्स का दहशतगर्दी से हटा के किसी तरक्की की तरफ भी लेके जाए? बिल्कुल, मेरे ख्याल में देखिए कि यूनिफाइड अगर और फोर्सेबल या फोर्सफुल किस्म का एक्शन लेती है इंटरनेशनल कम्युनिटी, मेनली अगर यूनाइटेड स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व होती है, तो कोई ना कोई चीज़ डेवलप हो सकती है, कोई बातचीत का बेहतर तरीका निकल सकता है। इवन सिर्फ अगर ये कहें कि दोहा एक्कॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन को वो फॉलो करें, 2020 में जो साइन हुआ था और जिसमें इम्प्लीमेंटेशन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने करवानी थी वो नहीं करवा सके, जिसमें कहा गया था कि अफगान सॉइल विल नॉट बी यूज, और दूसरा कहा था इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। 2 पॉइंट्स पे ये अगर ये पकड़ ले, इनको स्टैंड ले ले, और वो जो फंड्स दे रहे हैं $69 मिलियन है वीक, वो रोक दे, तो मेरे ख्याल में ये वैसे सीधे हो जाएंगे। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि बस वीक पॉइंट्स पकड़ने की ज़रूरत है, ये वैसे ही ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। एयर कमांडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था और हमने कोशिश की कि मुल्क में जो इस वक्त हालिया दहशतगर्दी की लहर है जिसके पीछे अफगानिस्तान का खुल्लम खुल्ला हाथ है, सपोर्ट है, उस पर तबसरा और तज्जिया किया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान 3 दहाइयों से 4 दहाइयों से मुसलसल एक जहद मुसलसल में है और कोशिशें की जा रही है हर एक इंटरवल के बाद कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, और इसमें बहुत सारी जानें गई हैं। हमारे सिविलियंस जान से गए हैं, शहीद हुए हैं, हमारे आर्म फोर्सेस शहीद हुए हैं। तो एक कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू पाकिस्तान ने ये मेक श्योर तो किया किसी हद तक का पाकिस्तान वापस अपनी स्ट्रेंथ ले सके, लेकिन जब आपका हमसाया आपकी दीवार के साथ जो दीवार लगी है वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो सारा काम उनकी सरजमीन से हो रहा है, और ये देखने के बावजूद कि उनकी सरजमीन से हो रहा है वो किसी डायलॉग पर आते ही नहीं है, बल्कि वो भागते हैं और बुलाते हैं और फिर मेज़ छोड़कर निकल जाते हैं ड्यू टू दैट इंडियन इन्फ्लुएंस जो मोदी सरकार या बीजेपी या उनकी रॉ का है उन पर। तो एनीवेज दुनिया अमन चाहती है और अमन की तरफ हमेशा कोशिश रहनी चाहिए, यही काम पाकिस्तान का भी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है, हमारे साथ मामले खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान और अली गौहर बलूच साहब मुस्लिम लीग नून से होंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बानी की रिहाई के लिए एक के बाद एक एहतजाज का बयानिया बनाती है, मगर किसी भी एहतजाज या तहरीक के प्लान पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका और सियासी जो एहतजाज है या एहतजाजी सियासत है उसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई वाज़ेह हिकमत अमली अभी तक नज़र नहीं आ रही है। क़यादत आपस में उलझी है, तनाज़ात और इख्तलाफात की भरमार है और कोई एक स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही है, जिस वजह से एहतजाजी तहरीक शुरू ही नहीं हो सकी। अब उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए कोई वाज़े अहकामात भी नहीं मिल रहे। दूसरी वजह मुमकिन तौर पर पार्टी के अंदर एक दूसरे से चपकलिश भी है कि सभी क़यादत मुत्तहिद नहीं हो पा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आपसी इख्तलाफात से नहीं निकल पा रही तो सवाल ये है कि वो हुकूमत को टफ टाइम कैसे देगी। लिहाजा नून लीगी हुकूमत ने मुकम्मल फोकस आईनी तरमीम और उन मामलात पर रखा है कि जिससे इक़्तिदार को दुआम मिल सके और आइंदा इलेक्शन के बाद भी उनकी बारी आए।
अब इस राह में उनकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही रुकावट बन सकती है, मगर हालिया जो बाई इलेक्शंस हैं उसमें मुस्लिम लीग नून का क्लीन स्वीप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ढाई साल इक़्तिदार की टर्म से पीछे हटने की बातों से महसूस ये होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग की राह में कोई ख़ास रुकावट बनती दिखाई नहीं देती। नाज़रीन, हर सियासी जमात चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन में हो, अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन नज़र आती है, मगर इसके बावजूद जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका डेडलॉक तूल पकड़ता जा रहा है। ना हुकूमत अपोजिशन को ज़रूरी समझती है और ना ही अपोजिशन हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा करने की पोजीशन में दिखाई देती है। मगर मौजूदा सियासी या यूं हूँ कि मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को किस बड़े बहरान में ज़रूर धकेल सकता है, इस पर रोशनी डालेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने और मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। शफ़ी साहब, ये आप लोग एहतजाजी तहरीक प्लान खान साहब से मुलाकात का बिलखुसूस जिस दिन होता है ट्यूसडे एंड थर्सडे, यू नॉर्मली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कॉल करती है एहतजाज, बट कोई भी प्लान बता तो देते हैं मगर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता? क्या स्ट्रेटजी का लैक है? क्या प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, आपने अपने तज़किये में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एहतजाज की बात की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है कॉल के लिए। आपको पता होगा कि 8 अक्टूबर से जब से सुहेल आफरीदी साहब सीएम खैबर पख्तूनख्वा बने हैं, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह आई है। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ मुत्तहिद हो गई है, जो ग्रुपिंग की बात आप कर रही थी वो ग्रुपिंग खत्म हो गई और तमाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, तमाम वर्कर्स इस वक्त सुहेल आफरीदी के आप कह रहे हैं ग्रुपिंग खत्म हो गई, तो अगर ग्रुपिंग खत्म हो गई तो बाई इलेक्शंस में जो मुतादिद सीट्स हैं उस पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे आप और चुनिंदा सीट्स पर आपने इलेक्शन में खड़ा किया, तो ये तो इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। देखिए, वो तो हमारा एक स्टांस था, वो तो हम ग्रुपिंग की वजह से बाइकआउट तो हमने नहीं किया। हमारा एक स्टांस था कि हमें गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से डिसीट किया गया है। पंजाब की जो एक सीट थी वो मियां अजहर साहब के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी, तो हमने वहां पे इलेक्शन लड़ा और खैबर पख्तूनख्वा में हम इलेक्शन लड़ना चाहते थे। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल स्पेस अवेलेबल है हमारे लिए, खैबर पख्तूनख्वा में हम जलसा जुलूस कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हम इमरान खान की बात कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हम इमरान खान का पोस्टर, बैनर, रैली, जलसा जुलूस कर सकते, पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारी हो सकती थी। तो हमने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में हिस्सा लिया और पंजाब में जो हमारे जो सीट्स है जहां से हमें डिसीट किया गया गैर कानूनी तरीके से, तो वहां पे हमने बाइकआउट किया। तो फिर आप हरीपुर का इलेक्शन कैसे हार गए? अगर आपके पास ये सारी अथॉरिटी थी, आप इमरान खान साहब की तस्वीर भी दिखा सकते थे, बैनर्स भी उठा सकते थे, तो फिर व्हाट हैपेंड? किया उस पे हरीपुर का जो इलेक्शन जो हमें हरवाया गया, फॉर्म 45 के मुताबिक हम वहां पे 30,000 से ज्यादा वोटों की लीड पे हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक, ग्राउंड के मुताबिक हम वो इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन जो 8 फरवरी को हमारे साथ फॉर्म 47 का जो खेल खेला गया था वही खेल दोहराया गया। इस बार एक नई तरीके से दोहराया गया। इन्होंने आरओज, जो डीआरओज थे, वो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तैनात करदा थे, वो उनके लोग थे। जो फॉर्म 45 जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिसमें पोलिंग एजेंट के साइन मौजूद है, दोनों के, नून के भी और हमारे भी प्रिजाइडिंग अफसर के साइन मौजूद है, और फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है। जबकि इलेक्शन का आरओ ऑफिस के अंदर जो एक डैशबोर्ड बना होता है जहाँ पे रिजल्ट पंच किए जाते हैं, तो आरओ के पास पहले से फॉर्म 45 मौजूद थे, और जिस तरह आखिरी लम्हों में आरओ ऑफिस को डिग्री बॉयज कॉलेज करके ये एक ग्राउंड में लेके आरओज की तरफ से कमीशन ऑफ पाकिस्तान सहूलतकार बनी। तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन में, ट्राइब्यूनल में पेश हो सकते हैं, क्योंकि ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं आपके पास सबूत होने चाहिए इसके। बिल्कुल हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जितने हमारे प्रिजाइडिंग अफसर थे जो कि सूबे के अंडर आते हैं, जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं, हम उनको आपके सामने लेके आएंगे। और वो जो उन्होंने फॉर्म 45 साइन किए हैं वो तमाम सबूत मीडिया के सामने रखेंगे, और जिस तरीके से, जिस बॉन्डे तरीके से इन्होंने दानली की है, ये पकड़े जाएंगे। इन्होंने हमेशा अंपायरों को साथ मिला के गेम के लिए, इन्होंने हमेशा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साथ मिला के, अदालतों को साथ मिला के इन्होंने डाके डाले हैं जमहूरियत पे, लोगों के वोटों पे, तो वो हम इस बार एक्सपोज करके रहेंगे। ठीक है। अली और बलोच साहब, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत भी हैं हरीपुर में जो कुछ हुआ, और हम सबूत जो है वो मीडिया के सामने भी प्रेजेंट करेंगे, हम मुतल्लिका फोरम पर भी उठाएंगे, लेके जाएंगे। लेकिन अलबत्ता आप लोग बहुत खुश हैं, और खुशी की शायद ये वजह हो सकती है कि वो कहते हैं ना, गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। ना अपोजिशन है, ना अपोजिशन का एहतजाज है, बस आप हैं और आपका इक़्तिदार है। फरवा साहब, मुझे 1 मिनट दें यहाँ पे।
जी जी शफी, वो ऐड कर ले गौर साहब के लिए, वो गौर साहब के लिए ऐड कर दे। चले देखिए जिस तरह आपने कही कि जो बड़ी खुशियां मना रहे हैं, तो पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से था। वो डिक्टेटर की एक फिल्म है जिसमें वो भाग रहा होता है। वो मैंने कल ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की और हमारे सोशल मीडिया के टाइगर्स तो उस पर वीडियोज भी बनाई कि वो जब वो भाग रहा होता है, वो रनिंग कर रहा होता है, साथ जो भाग रहे होते हैं तो उन पे फायरिंग कर रहा होता है और वो एक ही नंबर आ जाए। तो ये वही मिसाल है कि स्कूल में एक ही बच्चा है, क्लास में एक ही बच्चा है, उसने फर्स्ट ही आना है और स्कूल का जो हेडमास्टर है वो भी इनका रिश्तेदार है। तो ये वही मिसाल है। चले अली गौर बरूच साहब, शफी साहब एडेड मोर, प्लीज कमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल PMLN के तमाम कारकुनान को और पूरे मुल्क को आपके प्रोग्राम की वसातत से जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम के साथ इस दफ़ा ये टोला जो मुल्क में इंतशार फैलाता है, जो मुल्क में आग लगाता है, जो मुल्क में लॉकडाउन्स करता है, इनको अपने होम ग्राउंड के ऊपर शिकस्त फाश हुई है। उसके हीले बहाने चाहे जो मर्जी कर ले। मैं सिर्फ 2-3 गुजारिशात करूंगा। पहली बात तो ये है कि प्रिजाइडिंग इनके, टीचर इनके, पर्चियां बनाने वाले लोग इनके, पर्चियां काटने वाले इनके, पंजाब को तो चलो छोड़ दो सर। मैं देखे, मैंने आपकी बात खामोशी सुनी, आप बिल्कुल खामोश सुने। जब मेरी बात कंप्लीट हो जाए तो आप जवाब देंगे, आप मेरी बात के दरमियान में नहीं। ओके बलोच साहब प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, देखिए हमने कई इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं, एज अ कैंडिडेट कई इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं। हर KPK में कम अज कम इनका ये जवाब नहीं बनता, हर बंदा इनका ड्यूटी पे था। इलेक्शन कमीशन का कोई अफसर ड्यूटी पे आ रहा हो या कोई लागे वाला बात है। अच्छा, वहां पर इनको शिकस्त फाश हो चुकी है। तस्लीम इन्होंने कभी भी नहीं करना, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही इस तरह की, इनका फीसर। लेकिन बहरहाल अब दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि हरीपुर में भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। और इनके होम ग्राउंड के ऊपर ये जो कहते थे कि हम पॉपुलर हैं, हमारी 99% पॉपुलैरिटी है, उसकी हंडिया तो जो वो चौक के अंदर फूट गई। वो KPK में हार गए और बहुत बुरी तरह। टर्नआउट कैसा था? मतलब टर्नआउट हर ज़िमनी इलेक्शन में ही काम होता है। टर्नआउट हर ज़िमनी इलेक्शन में ही काम होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतना दूसरी गुजारिश ये है, नहीं काफी कुछ हलकों में बेहतर है, कुछ में कम है, लेकिन वो इसी तरह होता है। मैं खुद ज़िमनी इलेक्शन, उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी, मैंने उस वक्त इनको हराया था पिछले 2018 के इलेक्शन में, तो MNA की सीट के ऊपर, तो लेकिन उधर उस हलके में भी काम था। तो ये एक नेचुरल बात है। दूसरी बात मैं ये गुजारिश करूंगा कि पंजाब के अंदर ये झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज बाईकाट नहीं करती। हाँ, अगर इनके साथ धांधली होनी थी तो इनके पास तो मौका था। ये कहते थे कि हमारे कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है ये धांधली से हरवा देंगे यार। ने एक्चुअली वहां पर भी ये गेम कर रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि अब ये पिट चुके हैं। अब लोग इनके खोखले नारों पे यकीन नहीं करते। लोगों ने इनकी इंतशार सदा और झूठ वाली और करप्शन वाली सियासत के ऊपर स्टैंप लगा दिए, मोहर सख्त कर दिए। लिहाजा इन्होंने एक नई टेक्निक अपनाई कि इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए पंजाब के अंदर और अपने कैंडिडेट्स की सपोर्ट भी की। बयानिया ये जारी किया कि हम तो बाईकॉट कर रहे हैं। अच्छा। और लाहौर वाली सीट के ऊपर तो ये कॉन्टेस्ट भी कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि ये बात करते थे कि हमने मौरूसियत खत्म कर दी और हम उसके खिलाफ बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि जो उमर यूब साहब का हल्का है, क्या उनकी फैमिली के अलावा कोई कारकुन, कोई PTI का बंदा सेकंड टियर पे नहीं था कि जिसकी उनके बाद बारी आनी हो? ये मौरूसियत नहीं है। मियां अजहर की फैमिली में मुझे बताएं कि जरूरी था कि उनकी फैमिली के अंदर ही उनके रिश्तेदार को और हमारा कहने पे दिया, बाकी काफी लोग बेचारे प्रोटेस्ट करते रहे, खपते रहे PTI की कि हमारी वो बात करें जब अगर नवाज शरीफ साहब के हलके में मरीम नवाज साहिबा ना खड़ी तो फिर तो हम आपकी बात सुने और मजा भी आया, मुझे समझ भी आए। ये तो फिर आप वो बात कर रहे हैं कि आप एक्चुअली बताना ये चाह रहे हैं शफी साहब को कि आप भी हमारे जैसे ही हैं, तो इसमें मुझे कोई नई बात नजर नहीं आ रही। बट मुझे ये बताएं, पंजाब में आप लोगों ने कितनी स्पेस दी PTI को? पंजाब में कहाँ जलसे करने दिए? पंजाब में कहाँ रैलियां निकालने दी? पंजाब के अंदर किसी कैंडिडेट के ऊपर 1% भी पाबंदी नहीं थी। मैं फैसलाबाद में कितने हुए, 2 MNA की सीट्स पर हुए। अच्छा, आप कह रहे पाबंदी नहीं थी पंजाब में? नहीं थी। और लोगों ने खुलेआम जलसे, मैं उसके आपको वीडियो क्लिप भेज सकता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। मतलब उनको खुली छुट्टी थी कि आप जितनी मर्जी रैलियां निकालें, आप जितने मर्जी जुलूस निकालें, आप जितने मर्जी पोस्टर लगाएं। लोगों ने
बानी पीटीआई की तस्वीरें लगा के इलेक्शन लड़ा है और आवाम से झूठ बोला सिर्फ वो फेस सेविंग के लिए कि जनाब हमने तो बाइकआउट, कोई बाइकआउट नहीं था। हर हल्के में इनका डिक्लेयर्ड पीटीआई का कैंडिडेट था और वहां से इनकी पूरी पीटीआई की टीम उसको सपोर्ट कर रही थी। प्रॉब्लमेटिक है बलोच साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पे बाइकआउट नहीं किया, या ये ज्यादा तकलीफ दे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाफली बाइकआउट किया? मुझे समझ नहीं आई। नहीं, आप हमें कोई बात भी तकलीफ दे नहीं। अच्छा। हमें सिर्फ ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं और एक्सपोज हो चुके हैं। ओके, जो अच्छा, देखे ना फैसलाबाद में 2 एमएनए, मेरी गुजारिश सुन लें, 2 एमएनए की सीट्स और 3 जो थी 4 एमपीएस की सीट थी, वहां पर सारों पर पीएमएलएन कामयाब हुई है। हर हल्के में इनका कैंडिडेट था और हर हल्के के कैंडिडेट ने अपनी पूरी कैंपेन चलाई है। सिर्फ बाजार बताने के लिए कि हमने बाइकआउट किया हुआ नहीं, पीटीआई ने हर हल्के में एक कैंडिडेट पे हाथ रखा हुआ था और वो वोट मांग रहे थे। अच्छा, वैसे वो डिक्लेयर्ड मैं इनके कैंडिडेट थे। बाकी अलग बात है कि अब इनको बहुत देखे ना इनकी मैं पहुंच गई हूँ आपकी बात पे, बट इट रिमाइंडेड मी ऑफ 8 फेब 2024 को जो इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए थे, उससे पहले हर सहाफ़ी ये सवाल कमोबेश करता ही होगा, मैंने भी उठाया था कि ऐसा क्या है कि नून लीग की कैंपेन है ही नहीं, नज़र ही नहीं आई। जो एक गली मोहल्ले की सियासत है, नून लीग इन ही नहीं थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इन होना चाहती थी उस वक्त उनको ज़रा के ना मौका था, ना बल्ला था, ना ग्राउंड थी, कुछ भी नहीं था। बट हुआ ये कि अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, आई एम सॉरी आप किसी को बुरी लग जाएगी ये बात, लेकिन मुझे कहनी पड़ रही है जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस बाई इलेक्शन में भी हमने ये देखा। तो इट मीन्स कि जो नून लीग का कॉन्फिडेंस है वो कहीं से तो है, किसी वजह से तो है। लेकिन शफी साहब, आप लोगों ने वजीर आला का चेहरा चेंज कर दिया, राइट फ्रॉम अली मईन गंडापुर टू सुहेल खान आफरीदी। सुहेल खान आफरीदी साहब बयान देते हैं, उसके बाद फिर वो एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन वाला मामला भी हुआ, आप पेशावर हाई कोर्ट भी चले गए। सुहेल खान आफरीदी साहब से तो कम से कम ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो काम करेंगे जो गंडापुर साहब नहीं कर पाए। कहाँ तक कामयाबी मिली? देखिए, आप देख रहे होंगे कि जब से सुहेल आफरीदी नॉमिनेट हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद हो गई है। और जहां तक आप बयान की बात कर रहे हैं, शायद आप हवेलिया की जलसे क्या बात कर रही हैं, तो हवेलिया के जलसे में जो उन्होंने बयान दिया तो वो कानूनी और आईनी तरीके के ऐन मुताबिक था। पहले बात कि उन्होंने हवेलिया में जलसा किया, ना कि हरिपुर में, वो जिला एबटाबाद का हिस्सा है। पहली बात, जहां तक उसने बात की तो उसने दानली की तनाजुर में ये बात की थी कि अगर किसी ने दानली की तो वो हरिपुर में रात अगर होगी तो इसका मतलब है कि दानली नहीं हुई, आप लोगों ने किसी को फारिग ही नहीं किया। मेरी सुन तो लें, हमने इंक्वायरी जो है वो बिठा दी है। हम अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे इंक्वायरी कर रहे हैं। जो आरओज और डीआरओज है जिनके जरिए ये इन्होंने दानली की है वो हमारे अंडर नहीं आते, वो सूबाई हुकूमत के अंडर आते ही नहीं है। और जहां तक मेरे भाई ने मरूसियत की बात की तो उनको ये पैगाम है कि आपने तलाल चौधरी साहब के भाई को टिकट दिया, आपने राना सनाउल्लाह के दामाद को टिकट दिया और इस तरह 4 इन्होंने मजीद रिश्तेदारों को टिकट दिए। और जहां तक ये मरूसियत की बात करते हैं, इनके जो होती है, अगर इनने इतना काम है, इतना मजबूत है, तो इन्होंने लाहौर में हमारे लोगों को क्यों उठाया? लाहौर में इलेक्शन से 2 दिन पहले हमारे लाहौर के सदर को क्यों उठाया? हमारे बैनर्स क्यों फाड़े? इनको खौफ आता है इमरान खान की तस्वीर से, इमरान खान के बैनर से और तहरीक इंसाफ के झंडे से। अच्छा, कल मुझे क्विकली बताइएगा शफी साहब, कल 26 नवंबर है, कोई है प्रोग्राम, आप लोगों को मूड है कोई? जी बिल्कुल, हम कल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हयाताबाद में आप इंशाल्लाह कवर भी करेंगे उसको, कि हम जो है 26 नवंबर की जो हमारा शोहदा है उनकी ताज़ियत में एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हजारों लोग होंगे। तो आप इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ रहे अभी? तमाम हमारे जो शोहदा के फैमिलीज हैं वो मौजूद होंगी। आप इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ रहे अभी? देखें, वो हम 4-5 ऑप्शन हम सोच रहे हैं। उस पर तमाम लीडरशिप बैठेगी, तमाम हमारी पार्लिमानी पार्टी बैठेगी और पार्टी जो भी उसमें ऑप्शन चूज करेगी, चाहे वो इस्लामाबाद आना हो, रावलपिंडी आना हो या खैबर पख्तूनख्वा की सरहदों को बनाम जो है वो डिसीजन जो है वो पार्टी लीडरशिप का है। तो जैसी पार्टी लीडरशिप वो फैसला करेगी तो फिर उसके हिसाब से किया जाएगा। इंटरेस्टिंग सिचुएशन, क्योंकि आप देखेंगे सुहेल आफरीदी साहब की क़यादत में मार्च, ठीक है सर, मार्च होगा तो सुहेल खान आफरीदी साहब की क़यादत में होगा। अच्छा, अली गौर बलूच साहब, मार्च होगा या नहीं होगा ये तो भी बहुत ही 50-50 लग रहा है और मेरा तज्जिया ये कहता है कि शायद नहीं होगा। तो फिर इसका फ़ायदा आप लोग कैसे उठाएंगे? बिकॉज 28वीं तरमीम की भी बात हो रही है, पीपल्स पार्टी के साथ भी आप लोगों का कुछ मामला डेडलॉक चल रहा है। बाय द वे, आप लोगों की 2/3 अक्सरियत हो गई कौमी असम्बली में, बट स्टिल यू डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सेनेट।
देखिए, मैं आपको एक तो इनकी बात का जवाब दूंगा। वैसे तो काफी बातों पे झूठ बोला जाता है मीडिया बैठ के। जो पीएमएलएन की टिकट्स हैं, ये मॉरिशियस की बात कर रहे हैं। हमने मोस्टली वो सीटें रिकवर की हैं जो पहले ये जीत चुके थे, ठीक है। और जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, इसमें 99.9% हमारे वही कैंडिडेट थे जो हमारे पिछले जनरल इलेक्शन में थे। मतलब 1% से भी कम रेशो है जहां पर हमने कोई तब्दीली की है। हमारे वही कैंडिडेट थे। हमने किसी रिश्तेदार को, ये नहीं है कि पहले किसी और कारकुन के पास टिकट था लेके किसी रिश्तेदार को दे दिया। हमारे वही कैंडिडेट थे जो हमारे जनरल इलेक्शन में थे। दूसरी ये गुजारिश है कि आप कह रहे हैं कि अमेंडमेंट, देखिए मैं तो ये समझता हूं, अगर आप ये जो कहते थे जी जजों की तहरीक चल जाएगी, वकला की तहरीक चल जाएगी, फलां की तहरीक चल जाएगी, वो तरीके क्यों नहीं चली? उसकी रीजन ये है कि ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये कानून और आइन के ये बिल्कुल तरीके दबाने के लिए हुई है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, तरीके दबाने के लिए नहीं। देखें, बात ये है कि इसमें आप किसी एक पॉइंट पर भी ये नहीं कह सकते कि जिसमें कोई ऐसी कोई मतलब गैर जमहूरी कोई शिक डाल दी गई हो या कोई वो चीज डाल दी गई हो। ये सारी एक प्रोसीजरल चीजें हैं और तकरीबन पहले भी उसी तरह से सिस्टम चल रहा है, ठीक, 19-20 के फर्क से। लिहाजा ये कभी भी किसी उन पॉइंट्स पर अमेंडमेंट पे नहीं बात करेंगे। ये वैसे बात करेंगे कि ये जी आमरीयत आ गई, ये अमेंडमेंट्स आ गई। जब इनसे अगला सवाल किया जाता है, आप बताएं आपको इतराज किस अमेंडमेंट पर है, उस पर बात कर लेते हैं, उस पर फिर बात नहीं करते। दूसरी गुजारिश ये है कि जहां तक इनकी आप कह रहे हैं ग्रुपिंग, मुझे ये बताएं, अब ये इतने मासूम और बच्चे नहीं है। ये पाकिस्तान के बच्चे को पता है बुशरा बीबी का अलग ग्रुप है, अलीमा खान साहिबा का अलग ग्रुप है, गंडापुर का अलग ग्रुप है। अगर बुशरा बीबी साहिबा का अलग ग्रुप है, अलीमा खान साहिबा का अलग ग्रुप है, तो आपको फायदे नुकसान की नहीं है, बात फायदे नुकसान की नहीं है। बात फ्रिया ये होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो नजरियाती पार्टीज होती हैं, वो जाहिर है कि उनकी कोई लीडरशिप होती है, उसके पीछे वो इकट्ठे होते हैं। ये जत्थे हैं, ये आपस में यकीन करें कि इक़्तिदार के लिए, ये सीटें हासिल करने के लिए, टिकटें हासिल करने, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है। और वो जिस तरह से, और यकीन करें, वो अलग बात है कि 9 मई का सरगुना जो असल है वो खुद बानी पीटीआई जो है इमरान अहमद न्याई साहब है, लेकिन ये उसके जेल में अंदर रहने पे जो बाहर बंदर बांट कर रहे हैं, इनमें से कोई भी उसके साथ भी सिंसियर नहीं है कि वो बाहर लेकिन आज ये इनको पता है कि उसकी बढ़ के लगाने से, उसका नाम लेने से हमारे बल्ले बल्ले। उनकी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो मंजूर होगी। उन्हें गिरफ्तार करने का नहीं कहा कोर्ट ने, तो इसका मतलब ये है कि खैर सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब आपका भी, शफी जान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।